इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया गया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज मैग्नेटिक क्राइटेरिया बेस्ड होगा, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें पहले मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू निकालनी पड़ेगी। म्यू पर से अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर से कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या लो स्पिन, और उस पर से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। पर अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट का मॉलिक्यूल कोई दिया गया है तो उसके लिए म्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि VACPR थियरी डायरेक्ट ही आंसर देगी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है। और एग्जाम में कभी कभी कॉम्प्लेक्स की आपको मैग्नेटिक मोमेंटम दी जाएगी और पूछेंगे कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फॉर एग्जांपल देख लो कैसे पता लगाना है कि कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो। तो आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम दी जाएगी। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम यानी कि म्यू एस की वैल्यू दी जाएगी। मान लो ए बी दी गई है, ए पॉइंट एक्स वाई दी गई है, मान लो ए पॉइंट एक्स वाई दी गई है और पूछा गया कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसे पता लगाएंगे। तो आपको इसमें देखना है एक्स वाई को। यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई कितना है वो देखना है। कैसे? मान लो हमारा पॉइंट एक्स वाई है वो 0.70 से ज़्यादा है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि हमारा पॉइंट एक्स वाई है वो 0.70 से कम है। अगर हमारा पॉइंट एक्स वाई 0.70 से ज़्यादा है तो हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू जो हमारा a होगा वही हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि a होगा। और 0.70 से कम है, ये वैल्यू 0.70 से कम है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू हमारा जो a है उससे एक कम होगा, यानी कि a-1। गेट में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में। देख लो, अगर हमारे पास म्यू एस दी गई है 1.83 या तो 2.44 या तो 4.99 या तो 3.12, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहले आप डिसाइड कीजिए। तो यहां पर देखेंगे 83 है वो 0.70 से ज्यादा है, मतलब जितना a होगा, जितना 1 है उतने ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, n इज इक्वल टू 1 हो गए। यहां पर 44 है वो 70 से कम है, मतलब 2 - 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पर 4.99 मतलब 99 70 से ज़्यादा है तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। 3.12 तो 12 है वो 0.70 से कम है, मतलब इसमें 3 - 1 यानी कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। कभी कभी डायरेक्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, कभी कभी म्यू दे के नीचे 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए होंगे और 4 कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कॉम्प्लेक्स की म्यू ये है वो आपको बताना है। कैसे बताएंगे? तो सबकी वीबीटी देखेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। अगर आपको 3.12 दिया गया है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 2 होंगे, तो नीचे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कॉम्प्लेक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 आते होंगे। तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बात हो गई वीबीटी की, और वीबीटी का कई एक्सप्लेनेशन है जो हमें सीएफटी पढ़ने के बाद पता चलेगा, वो आगे की बात है। अभी सीएफटी समझिए। सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी, और वीबीटी थी उसमें मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करके चल रहे थे, मगर क्रिस्टल फील्ड थियरी ने ये बीच में जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कंसीडर किया है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है ऐसा कहा है। उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है ऐसा बोला है।
यानी कि अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, ये हमें एज्यूम करना है। इसके बाद देयर आर नो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड की ऑर्बिटल है उसके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, और ओवरलैपिंग होती है तो हम उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और इसलिए यहाँ लिखा है नो कोवेलेंट बॉन्ड। CFT डील्स विथ ओनली d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल के लिए ही CFT है, आगे पता चल जाएगा। d ऑर्बिटल की ही इसमें बात करेंगे, और d ऑर्बिटल की बात करें तो d ऑर्बिटल 5 है, d ऑर्बिटल टोटल 5 है। कौन सी dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, dz स्क्वायर। इसमें से 3 ऐसी है जिसकी लोब इन बिटवीन दी एक्सिस है, यानी कि dxy, dyz, dzx। ये जो ऑर्बिटल है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये साइन है वो सिमेट्री शो करती है, चार्ज नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, डी ऑर्बिटल जीराड होती है। अगर हमें ये dxy लिखना है, यानी कि ये dxy प्लेन में पड़ी हुई है, तो ये हो गया x, ये हो गया y। अगर हमें इसे dyz लिखना है, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल है उसकी लोब dyz प्लेन में है, तो ये हो गया हमारा y, ये हो गया z। अगर हमें इसे dzx लिखना है तो ये हो गया हमारा z, और ये हो गया x। यानी कि ये 3 ऑर्बिटल ऐसी है जिसकी लोब इन बिटवीन दी एक्सिस है, ये एक्सिस है इसके बीच में आ रही है, और 2 ऑर्बिटल ऐसी है जिसकी लोब अलोंग दी एक्सिस, यानी कि एक्सिस पर आ रही है, वो है dx स्क्वायर, dy स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसे हम बोलेंगे dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये dx स्क्वायर, dy स्क्वायर बनानी है तो ये x है और ये y है। ये dz स्क्वायर बनाने नहीं है तो dz स्क्वायर, तो ये z एक्सिस है और ये x भी हो सकती है या तो y भी हो सकती है, कोई भी, मतलब यहाँ से ये x है तो यहाँ से ये y है। अभी ये लिखना नहीं, ये x और y कोई भी हो सकती है। तो ये 3 ऑर्बिटल ऐसी है जिसकी लोब इन बिटवीन दी एक्सिस है, और ये 2 ऐसी है जिसकी लोब अलोंग दी एक्सिस है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे, या आपको नीचे लिखना है लोब्स आर इन बिटवीन दी एक्सिस। 3 ऐसी है जिसकी लोब्स इन बिटवीन दी एक्सिस है, और यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखना है आपको लोब्स आर along the axis, along the axis। तो आगे चल के इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, ये 3 एक साथ रहेगी और ये 2 एक साथ रहेगी, तब इसे हम नाम देंगे T2 या तो T2G, और इसे नाम देंगे E या तो EG। और ग्रुप थियरी में आप देखेंगे A या B है तो इसे हम सिंगली डीजेनरेट बोलेंगे, जनरेट, और E है तो इसे डबली डीजेनरेट बोलेंगे, और T है तो इसे ट्रिपली डीजेनरेट, ट्रिपली डीजेनरेटेड। ये डीजेनरेसी क्या है? तो डीजेनरेट मतलब लिख लेना, डी जनरेट यानी कि सेम एनर्जेटिक या तो इक्वी एनर्जी, यानी कि सेम एनर्जी होगी। ये 3 है उसकी सेम एनर्जी होगी, और ये 2 है उसकी सेम एनर्जी होगी, यानी कि इसे T2 बोला जाएगा, ट्रिपली डीजेनरेट। 3 ऑर्बिटल है उसकी सेम एनर्जी है, और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है उसकी सेम एनर्जी है। और यहाँ जो G लिखा जाता है, अगर G लिखा गया है तो वो ऑक्टाहेड्रल के लिए है, और T2 सिर्फ लिखा गया है तो वो टेट्राहेड्रल के लिए है। यहाँ E टेट्राहेड्रल के लिए है और
Eg ऑक्टाहेड्रल के लिए है, और ये G है वो हमें सिमेट्री की साइन डिसाइड करती है। मतलब ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें सामने लिगेंड सेम होंगे, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट होगी। I प्रेजेंट है तो हम G लिखेंगे, और I टेट्राहेड्रल में I एब्सेंट है तो उसके लिए हम G नहीं लिखेंगे, मतलब T2 ही लिखेंगे। और यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल में I प्रेजेंट है इसलिए G लिख रहा है, और यहाँ पर I टेट्राहेड्रल में I एब्सेंट है इसलिए यहाँ पर G नहीं लिख सकते। मतलब 5d ऑर्बिटल है, उसमें से 3 ऑर्बिटल ऐसी है, कौन कौन सी? dxy, dyz, dzx। ये 3 ऑर्बिटल ऐसी है जिसकी लोब इन बिटवीन दी एक्सिस है। और 2 ऑर्बिटल कौन कौन सी वाली? dx² dy² एंड dz²। ये दोनों की लोब अलोंग दी एक्सिस है। लिख देते हैं यहाँ पर dxy, dyz, dzx, ये तीनों हैं, उसकी लोब इन बिटवीन दी एक्सिस है। और 2 dx² dy² एंड dz², ये दोनों की लोब है वो अलोंग दी एक्सिस है। अभी ही हमने देखा। अब देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ध्यान से समझिएगा, ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा कब? जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तब। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसके साथ में ही डी ऑर्बिटल है उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा। और ये स्प्लिटिंग कैसे होता है वो CFT एक्सप्लेन करती है। तो पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते वक्त ये मेटल आयन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं +2। कोई भी मेटल आयन है वो जब तक लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं आया है तब तक उसका स्प्लिटिंग नहीं हुआ होगा। जब लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा तब इसकी डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी देखते हैं। तो पहले जब मेटल आयन है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब इस पर जब लिगेंड की कुछ इफेक्ट है ही नहीं, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, एज्यूम करने में ऐसे बोल सकते हैं कि मेटल आयन है उससे लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब इस पे कुछ इफेक्ट कर ही नहीं रहा है, तब जो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, यानी कि डी ऑर्बिटल की ग्राउंड स्टेट होगी, मिनिमम एनर्जी स्टेट। ये भी ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए है, ये डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए लिगेंड है धीरे धीरे करके मेटल की नजदीक आएगा, और मेटल की नजदीक आता है तो यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं L नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड की डोनेटिंग साइट है। अब लिगेंड जब मेटल के नजदीक आता है तो उसके बीच में 2 टाइप के इंटरेक्शन होता है। कौन कौन से 2 टाइप के? एक तो मेटल का न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और ये लिगेंड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके ये दोनों के बीच में एट्रैक्शन होगा। और मेटल की डी ऑर्बिटल, और मेटल की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो ये दोनों के बीच में यानी कि डी ऑर्बिटल और ये लिगेंड के बीच में रिपल्जन होगा। ये 2 टाइप के इंटरेक्शन प्रेजेंट है। इसका न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा है और इसके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये लिगेंड को रिपेल कर रहा है, ऐसा एज्यूम करना है। अभी तक ये लिगेंड मेटल से जुड़ा नहीं है, अभी लिगेंड सिर्फ मेटल के नजदीक आया है। अब लिगेंड मेटल के नजदीक आता है तो ये लिगेंड का रिपल्जन ये मेटल की 5 डी ऑर्बिटल पर लगेगा, और रिपल्जन लगने से ये 5 डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये जो रिपल्जन लग रहा है लिगेंड का ये पांचों डी ऑर्बिटल पे सेम लगेगा, यानी कि
ये देखो, ये 5d ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट थी, लिगेंड नजदीक आया, पांचों पे सेम इंटरेक्शन लगा, रिपल्जन लगा, तो इसे हम बोल दिया एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड। आइसोट्रोपिक फील्ड मतलब सभी ऑर्बिटल पे सेम रिपल्जन लग रहा है। तब अब क्या होगा, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, लिगेंड मेटल के साथ जुड़ता है, तब क्या होता है, तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमारा लिगेंड है, हमारा जो लिगेंड है वो एलोंग दी एक्सिस आता है। क्यों एलोंग दी एक्सिस आता है, क्योंकि वो क्यूब के फेस पर से आएगा ताकि वो बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना सके। वो हमें सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। सिर्फ यहां पर इतना याद रखो कि लिगेंड है वो एलोंग दी एक्सिस आ रहा है, और एलोंग दी एक्सिस आ रहा है तो जो ऑर्बिटल मेटल की डी ऑर्बिटल की जो ऑर्बिटल एलोंग दी एक्सिस होगी, जो ऑर्बिटल एलोंग दी एक्सिस होगी उस पे ज्यादा रिपल्जन लगेगा, और ज्यादा रिपल्जन लगेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब जो एक्सिस इन बिटवीन दी, जो ऑर्बिटल इन बिटवीन दी एक्सिस है, यानी कि इन बिटवीन दी एक्सिस ये तीन ऑर्बिटल, उस पे रिपल्जन कम लगेगा क्योंकि इस पे रिपल्जन एलोंग दी एक्सिस पे रिपल्जन लग रहा है, और ये जो है इन बिटवीन दी एक्सिस ऑर्बिटल उस पे रिपल्जन कम लगेगा। मतलब ये जो एक्साइट हो गई थी पांचों पांच, उसमें से दो ऑर्बिटल है उस पे ज्यादा रिपल्जन लगने से एनर्जी हाई हो जाएगी, और तीन ऑर्बिटल ऐसी है जो इन बिटवीन दी एक्सिस है वो एनर्जी वापिस कम कर लेगी, और जो जितनी एनर्जी इसकी हाई हुई है उसकी उतनी एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। मतलब ये पांच ऑर्बिटल है उसके बीच में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये बात की हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड एलोंग दी एक्सिस आ रहे थे, इसलिए एलोंग दी एक्सिस जो ऑर्बिटल थी उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, और इन बिटवीन दी एक्सिस थी उसकी एनर्जी कम हो गई। अगर बात हम टेट्राहेड्रल के लिए करते थे तो पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लिगेंड था, तब ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट पर थी डी ऑर्बिटल, अब नजदीक आया तो पांचों पर सेम रिपल्जन लगा, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ा दी, इसे हमने बोल दिया आइसोट्रोपिक फील्ड। और अब जब लिगेंड आता है तो इसे एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड बोलेंगे, यहां पर भी एनर्जी स्टेट ऑफ लिगेंड फील्ड। तो अब जब लिगेंड जुड़ जाएगा तब क्या होगा, तो यहां पर देखो ये पांच फेज पे से हमारी एक्सिस, अरे सॉरी, ये सारी फेज पे से हमारी एक्सिस पास हो रही है, और हमारा लिगेंड है वो सारे के सारे लिगेंड कॉर्नर पे आए हुए हैं। मतलब आपका रूम है उसे कंसीडर कर लो, तो हमारी जो फेज है वो सभी फेज पे एक्सिस पास हो रही है एक्स वाई जेड, और लिगेंड है वो कॉर्नर पे है, यानी कि लिगेंड है वो इन बिटवीन दी एक्सिस है, ऐसा बोल सकते हैं। लिगेंड हमारा दो एक्सिस के बीच में है, इन बिटवीन दी एक्सिस है, इसलिए जब लिगेंड आएगा इन बिटवीन दी एक्सिस तो ऑर्बिटल जो इन बिटवीन दी एक्सिस होगी, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों के साथ रिपल्जन ज्यादा लगेगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बाकी ये दोनों जो एलोंग दी एक्सिस है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड टेट्राहेड्रल में इन बिटवीन दी एक्सिस आ रहा है, और लिगेंड अगर इन बिटवीन दी एक्सिस आ रहा है तो जो ऑर्बिटल इन बिटवीन दी एक्सिस है उस पे ज्यादा रिपल्जन लगाएगा, और ज्यादा रिपल्जन लगाएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और एलोंग दी एक्सिस जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और इसे ही बोलेंगे हम एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड। यह हुई एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड, यह हुई एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो ये कितनी एनर्जी प्लस हो जाएगी, ये सही ये बात है कि प्लस एनर्जी हो गई, एनर्जी प्लस हो गई वो सही बात है,
पर ये जो गैप हुआ इसे हम बोलेंगे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और ये जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है इसे ही हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और यहां पर जो गैप है ये दोनों के बीच का, इसे हम बोलेंगे डेल्टा टेट्राहेड्रल। ये दोनों के बीच में डेल्टा टेट्राहेड्रल, मतलब ये हुआ कि इतना डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है, ये प्लस 0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल, और ये नीचे का है वो -0.4 डेल्टा, सॉरी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पर -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होगा। मतलब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये होगा प्लस 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल, और ये होगा -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल। यहाँ पर माइनस साइन ये इसलिए है कि एनर्जी कम होती जा रही है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हो रही है, मतलब प्लस की साइन है। और इतना डिफरेंस है उसे हम डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, और यहाँ पर ये है उसे हम डेल्टा टेट्राहेड्रल बोलेंगे। और ये बीच का जो पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी न्यूट्रलाइज होती है उसे हम बेरी सेंटर बोलेंगे, बेरी सेंटर। और यहाँ पर भी ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पर दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं उसे हम बेरी सेंटर बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि जब लिगेंड मेटल डी ऑर्बिटल के पास आया तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ऑक्टाहेड्रल था तो लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में एलोंग दी एक्सिस आ रहा है, मतलब जो ऑर्बिटल एलोंग दी एक्सिस होगी उसकी एनर्जी कम ज्यादा हो जाएगी और बाकियों की कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एलोंग दी एक्सिस dz² ने dx² डैश y² थी। और टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में लिगेंड भी इन बिटवीन दी एक्सिस आ रहा है, और इन बिटवीन दी एक्सिस जो भी ऑर्बिटल होगी यानी कि dx², dxy, dxyz, dzx, ये तीनों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बाकियों की कम हो जाएगी। और ये दोनों के बीच का जो गैप है उसे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है, तो इसे टेट्राहेड्रल बोल दिया। तो इसे न्यूट्रलाइज जहां होता है उसे बोलते हैं बेरी सेंटर। तो ये सिर्फ रेशियो लिया है हमने, ये 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, उसमें भी वैसे ही। और यहां पर 5 इक्वी एनर्जिक थी, ये डीजेनरेसी कितनी थी यहाँ पर 5 डीजेनरेसी यानी कि इक्वी एनर्जिक, यहाँ पर टोटल 2 इक्वी एनर्जिक हो गई, और इसे 2 के लिए बोलते हैं ई। और ऑक्टाहेड्रल के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट होती है। ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, यहाँ पर सामने लिगेंड सेम आ रहे हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल में आई प्रेजेंट है, मतलब इसे बोलेंगे Eg। और यहाँ पर ट्रिपली डीजेनरेट यानी कि T2 और जिराड है ऑक्टाहेड्रल, इसलिए T2G। इसकी बात करें तो टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री आई नहीं होती, ये डबली डीजेनरेट है यानी कि इसे E बोलेंगे, और ये ट्रिपली डीजेनरेट है यानी कि इसे T2 बोलेंगे। यहाँ पर G नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में ही सेंटर ऑफ सिमेट्री आई नहीं होती, इसलिए G नहीं लिखा है, मतलब ये अनजिराड है। और हमें यहां पर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल नहीं लिखना है तो DQ लिख सकते हैं। एक डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू 10 DQ, यानी कि इसे 6 DQ लिख सकते हैं, इसे 4 DQ लिख सकते हैं, प्लस 6 DQ माइनस 4 DQ, और इसे 10 DQ लिख सकते हैं। यहां पर भी DQ लिख सकते हैं, DQ मतलब डेसी क्वांटा। यह हुआ हमारा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छे से याद कर लो, कल हम इसके लिए
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे।